तो साथियों, तस्वीरें इस समय आप देख सकते थे कि किस तरीके से लगातार जो कोंड गांव के अंदर जो ग्रामीण हैं वो धरने पर बैठे हैं। उसके बाद धरने में बैठने के दौरान अंतराल जो है तमाम जो आसपास के जो ग्रामीणों के क्षेत्र से जो सदस्य हैं, जो राजनीतिक नेता हैं इस समय मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, पूर्व बार काउंसिलिंग के 3 बारी प्रधान रह चुके हैं, स्टोंडी जो इनका गांव लगता है, निर्मल सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से इन्होंने बात करने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार गांव के विकास कार्यों को लेकर पंचायतों की जो ग्रांटें आती हैं, नेशनल हाईवे को साफ सफाई को लेकर, पुलों के निर्माण को लेकर कैसे धांधली बरती जाती है, जिसका खामियाजा जो है वो ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। ग्रामीण लगातार 9 दिन से धरने पर बैठे हैं। एडवोकेट जो निर्मल सिंह हैं वो भी अपने अपने साथियों के साथ राजनीति मंच ना होते अपने भाईचारे के साथ यहाँ उनके साथ पहुँचे हैं कि जो सरकार है वो जल्द से जल्द जो ये निर्माण कार्यों में जो देरी जो की जा रही है उसको पूरा करने में सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर करते रहेगा, बताएंगे क्या कुछ कहा एडवोकेट निर्मल सिंह ने, क्या कुछ कहा जो ग्रामीण है। बने रहिएगा मेरे साथ। से परी तरफ है, पूर्व दिशा में है, और जो अंडर ब्रिज है उसके नीचे से मेरा कोई किसान ट्रैक्टर का आदमी यदि ट्राली के ऊपर एंगल लगा लेता है तो ट्राली नीचे से नहीं गुजरेगी। उसको हर रोज यदि उसने भूसा लेना है तो एंगल लगा के गंजबड़ से आए, यदि उसने सरी लेनी है तो एंगल उतार के गुड़ के नीचे से आए। और एंगल तो सारी ट्रालियों पे लग रही है, और एंगल तो आजकल सभी ट्रालियों पे लगे हुए हैं। तो सरकार ने तो हमारे को बहुत बढ़िया काम दे दिया कि भी लवार भी बढ़ा दिए और भी किसानी भी खोई दी। काम शुरू होगा, आपके कार्यकर्ता बोलते हैं 2 दिन में काम शुरू होगा। प्रभु करे विधायक जी आप कार्यकर्ता बन जाए एमएलए की बजाय, क्योंकि जब आपके एमएलए कार्यकर्ता वो ज़्यादा ज्ञान है, आपको ज्ञान कम है। नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख सकते हैं इस समय लाइव तस्वीरें। हम इस समय मौजूद हैं हरियाणा का विधानसभा का क्षेत्र है घरोंडा, और इस घरोंडा क्षेत्र का जो सबसे बड़ा जो गांव है वो कोंड गांव है। और लगातार आपको हम 7 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं धरने की। इस धरने में तमाम ग्रामीण, तमाम स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग, युवा, नंबरदार, मौजूद लोग जितने भी जो साथी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं धरने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मौजूदा जो सत्ताधारी जो मौजूदा विधायक है हरविंदर कल्याण, वो आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं कि कार्य जो है उसका एस्टिमेट ग्रामीणों की मांग अनुसार पूरा कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी जो ग्रामीण हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, वो संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट कैसे होंगे ये आपको दिखाएंगे। पूरी खबर बने रहिएगा मेरे साथ। राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो भी पहुँचे हैं, देखिए खास खबर। मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे 2-3 दिन पहले पता लगा था कि ग्रामीणों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और कोंड जो ये अंडरपास बन रहा है ये भी 2 साल लेट है। जो पहले 2 साल पहले ये तैयार होना था और ये पहले 2 साल लेट हो चुका है। और अभी भी हमारे विधायक जी पता लगा था, ये बता रहे हैं कि जो गांव में आए होंगे ना तो इनके पास आए हैं। भाई जिन्हें दिक्कत है उनके पास जाना चाहिए, ना तो इनके पास आए। इनके पास ना आकर सिर्फ अपने वर्करों के पास आकर और अपने साथ जो 50-100 आदमी लाकर वहाँ मीटिंग करते हैं, तो उससे इनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है और ना इनको कोई तसल्ली दी गई। सबसे पहले तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, भैया आर्किटेक्ट था जो इसका नक्शा दोबारा बन रहा है, तो वो पहले किस वजह से गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो कौन जिम्मेवार है, और जो इतना पैसा जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है उस पैसे की भरपाई कौन करेगा। और जो इतना पैसा जो ऊपर से नीचे तक ये मिली भगत चल रही है, भाई बार बार गिराओ, सरकारी पैसा बांट लो आपस में, सभी बांटने पे तुले हुए हैं। कोई पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा, पब्लिक का भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आज सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए काम चल रहा है ये, और सभी आपस में मिले हुए हैं। और इसमें आप इस पुल को ही देख लो जो अंडरपास है। खुद मैं अभी बता रहा था कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मैं एक बार इसमें निकलने का पड़ गया, इसमें से सामने से एक वो अपना कच्चर वाली बुग्गी थी वो आ गई, तो हमें इस सारों को पीछे पानी भरा हुआ था, वो बेचारा उधर से फंस गया। तो हम अपना पीछे कई गाड़ियाँ लगी, पीछे हमने सारी गाड़ियाँ पीछे करवा कर उतर के उनको पीछे करवा के पहले उसको निकलवाना पड़ा। तो इसमें सबसे पहले जो ये बच्चे हैं ये इनकी किस लिए भुगत रहे हैं, इन बेचारों का क्या दोष है। छोटे छोटे बच्चे हैं और रेलवे क्रॉस करके इनको वो जाना पड़ता है, और कल को कोई हादसा हो गया उस चीज़ का जिम्मेवार कौन होगा। ये अफसर होंगे, विधायक जी होंगे, खट्टर सरकार होगी, कौन जिम्मेवार होगा। पहले तो ये बताओ हमें जिम्मेवारी लो। कल को कोई हादसा हो गया या इसी चीज़ की वेट कर रहे हैं कल को यहाँ कोई हादसा हो फिर यहाँ वो नंबर बनाने आएंगे। और दूसरा जो ये किसान है इनका करोड़ों का नुकसान हो गया है, इनको रोज
कई किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है। तो सारे ये हजारों आदमियों का रोज इधर से आना जाना है। कई गांव इधर से अफेक्ट हो रहे हैं, कई गांव उधर से अफेक्ट हो रहे हैं। सबका रास्ता बंद पड़ा है। और गाँव वासी हो गए जो यहाँ दुकानें हैं कि किसी के मकान गिरा दिए, उनको मुआवजा कौन देगा? ना तो इनको किसी को मुआवजा मिला है। किसी भी कार्य के निर्माण को लेकर कोई भी अगर सरकारी कार्य किया जाता है तो बोर्ड लगाया जाता है, उस पर ग्रांट लिखी जाती है, उस कार्य के निर्माण कार्य की पूरा होने की अवधि तक लिखी जाती है। कहीं ना कहीं ये नियम कानून बनाए गए हैं। ऐसा कुछ भी पुल के यहाँ निर्माण में इस प्रकार की कोई भी ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना ही कहीं किसी प्रकार से। और बार बार सत्ताधारी पार्टियों के लोग बोलते हैं कि ग्रामीणों की मांग अनुसार ये चीज़ें चेंज की गई थी। थोड़ा कष्ट तो लेना पड़ेगा अगर सुविधा चाहिए। क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, जो ये बोर्ड है इनको सबसे पहले तो अवगत कराना चाहिए था सभी को। भाई इतना काम है, इतने दिन में काम होगा, उस चीज़ से सभी गाँव वासियों को अवगत कराना चाहिए था। इनको विश्वास में लेकर काम कराना चाहिए था। ये खुद ही वहाँ दिल्ली बैठ के, चंडीगढ़ बैठ के ड्राइंग बनाते हैं, उससे ही किसका नुकसान हुआ है? ग्राम वासियों को नुकसान हुआ है। उनका क्या नुकसान हुआ है? जो चंडीगढ़ बैठे वो तो अपनी कमीशन लेके चले गए। ग्राम वासियों को नुकसान हुआ है सबसे बड़ा। तो कोई रास्ता नहीं है उनके जाने का, बच्चे जा नहीं सकते। मैं अभी वीडियो देख रहा था, उसमें पानी भरा रहता है गोटे गोटे तक। कौन बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? कैसे गांव वाले अपने खेतों में जाएंगे? जो वहाँ लोग अपने कोई नौकरी पे जाता है, नौकरी पे आदमी है, किसी की इधर दुकानें भी हैं, ये जमीन ज़्यादातर इधर है। कोंड वालों की जो जमीनें हैं सारी जीटी रोड से इधर है, वो कैसे अपने खेत में जाएंगे? तो इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है? सभा क्षेत्र बढ़ती है, विकास कार्यों की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। ये लग रहा है आपको विकास कार्य की दुनिया देखेगी ऐसा विकास होगा? कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ विनाश कार्य हो रहे हैं। आज तक हरियाणा में यहाँ देख लो, कोई भी काम शुरू हो जाए 2, 3, 4 साल से पहले भी कोई कार्य पूरा नहीं होता। लोग हाथ जोड़ते, रिक्वेस्ट करते, इकट्ठे होकर जाते हैं, फिर उन पे एहसान किया जाता है। ये देखो जी, आपके कहने से हमने पूरा कर दिया। उन पे एहसान करने के लिए सिर्फ ये जानबूझ के लेट किए जाते हैं। ये भी इनकी रणनीति का एक हिस्सा है। भाई इन्हें लेट करो, इनसे रिक्वेस्ट आएगी, लोग इकट्ठे होकर आएंगे, फिर हम दिखाएंगे देखो जी आपके कहने से हमने ये काम करवा दिया। जबकि ये काम तो 6 महीने साल में पूरा होना चाहिए। टेंडर तो इन्होंने रेट 10-10 गुना बढ़ा दिया। जो 1 करोड़ का टेंडर था वो 10 करोड़ में होने लग गया, और काम होते नहीं है। और भ्रष्टाचार तो इतना ज़्यादा करनाल में, तो हमें तो करनाल का ही पता है। करनाल में जब इतना भ्रष्टाचार है सीएम सिटी होते हुए, तो आप ये बताइए तो और हरियाणा में कितना बुरा हाल होगा। हर एक अफसर नीचे से लेकर ऊपर तक बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता। आप चाहे किसी का फ़ोन करवा लीजिए, जो कोई आपका काम कर दे, और पैसे दोगे काम अगले दिन फाइल आपके हाथ में होगी। बेरोजगारी देख लो, बेरोजगारी का मुद्दा है हरियाणा में सबसे ज़्यादा, 34% बेरोजगारी है। महंगाई देख लो, भ्रष्टाचार देख लो, हर एक चीज़ के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जब ये 300 रुपये का सिलेंडर भी इनको महंगा लगता था, तो 56 रुपये का तेल भी इनको महंगा लगता था, कपड़े उतार लेते थे। आज तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सारी उम्र में तो वो 70 रुपये पहुँचा था, 70 साल में, 80 साल में, जब से देश आज़ाद हुआ है। और अब 8 साल में सीधा वो डबल हो गया। ऐसा क्या वो आ गया इसमें इंडिया में? सिलेंडर देख लो आप, सारी उम्र में वो 300 पहुँचा था, उस पर कपड़े उतार लिए थे, उसमें वो धरने देने बैठ गए थे। अब वो 8 साल में 300 से सीधा 1100, 1050 हो गया वो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा महंगाई कौन सी आ गई? भाई पहले क्या देश नहीं चला रहे थे? जब वो देश चला रहे थे तो ये पंगे रोड़ा पाते थे। अब आप बताओ ना, अब आप कहते थे हम 100 रुपये का सिलेंडर देंगे, 150 का सिलेंडर देंगे, अब दे के दिखाओ। सारी चीज़ों की सब्सिडी खत्म कर दी, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने काट दी, गरीबों को किसी के मकान दिए हों वो बता दो, इन्होंने 8 साल में 1 मकान बनाया हो किसी का। ये पैसा जा कहाँ रहा है? या तो ये बताइए, या सिर्फ अडानी और अंबानी 2 ही आदमी रह गए हैं। जो कि ये बताओ 2014 से पहले अडानी कहाँ थे? उनका कौन सा रैंक था? अब वो पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे पहुँच गए। या बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? वो बिजनेस तो दुनिया कर रही है। आप लोग भी सारे बिजनेस करते हो, बता दो। सबके बिजनेस फेल हो गए, सारे घर बैठ गए, और वो पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे पहुंच गए। किसका हाथ है उनके ऊपर? पूरे देश को पता है। कुछ आश्वासन जो है या कुछ मांग जो है रहेगी आपकी तरफ से? क्या कुछ? मेरी मांग ये रहेगी, विधायक जी आए, सीएम साहब आए, खुद यहाँ आए, और आए और इनको आश्वासन दे, लिखित में दे। ऐसे कहने से थोड़ी होगा। महीना अभी आश्वासन दे दिया, 6 महीने ये बोलेंगे नहीं, ये आज यहाँ से उठ जाएंगे, उसके बाद दोबारा ये बैठेंगे नहीं। एक बार उठाने का सिर्फ वो है मकसद। 31 मार्च 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा, ग्रामीण बैठे हैं। कुछ नहीं होगा, आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ। ना तो इसका आर्किटेक्ट आएगा, ना कोई नक्शा बनेगा। क्या जब आर्किटेक्ट बनाया था, गाँव वालों को पूछता भाई क्या रास्ता चाहिए, क्या आपकी डिमांड है? इनकी डिमांड लेनी चाहिए थी।
अब कोई आर्किटेक्ट आएगा फिर उस पर जानबूझ के ऑब्जेक्शन लगा देंगे, कोई दूसरा आएगा फिर बनाएगा उस पर फिर ऑब्जेक्शन लगा देंगे। कुरुक्षेत्र वाली सड़क देख लो जिसका पूरे हरियाणा में पंगा पड़ा हुआ है। बार बार विधायक जी वहाँ क्या कहते हैं, जो ठेकेदार आता है भाई पहले मेरी 40% कमीशन दे, वो भाग जाता है। फिर दूसरा आता है फिर उससे भी यही डिमांड होती है 40% कमीशन देगा तो भाई काम शुरू कर ले। 8 साल से वो सड़क नहीं बनी, उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी सड़क का नाम दे दिया है। किस लिए? सिर्फ कमीशन के चक्कर में। नहीं, आज 9वां दिन है। 9 दिनों के अंदर कोई भी शासन से या प्रशासन का कोई आश्वासन हमें नहीं मिला। हमारी जो मांगे थी उन्हीं मांगों को लेकर हम बैठे हैं। हर रोज़ 1000 बच्चों की ज़िंदगी 2 बार दांव पर लगती है, सुबह स्कूल आते समय और स्कूल से जाते समय। लेकिन शासन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन हमें नहीं दिया गया। लगातार विपक्ष के सभी नेता हमें सहयोग देने के लिए, समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हम उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। वो यदि किसी अहंकार के कारण अपने घर बैठ जाते हैं तो ये जनता के लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने ऐसे प्रतिनिधियों को चुना कि जो किसी सत्ता के अहंकार के कारण अपने घर पर बैठे।